नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों ये आपका एडुटेरिया पब्लिकेशन का है। तो ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का ये वॉल्यूम 1 बुक नया आया है मार्केट में, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है एडुटेरिया के द्वारा, जो कि बिहार दरोगा के लिए पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक में दोस्तों कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 प्रश्न दिए गए हैं। कितने 100 प्रश्न हैं आपके दरोगा के पीटी परीक्षा में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट है आपको बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका ये है, जिसमें आपका टोटल आपका क्वेश्चन 100 है और टोटल मार्क्स आपका 200 है। यानी हर एक प्रश्न जो है आपका 2-2 नंबर का है। और आपका टाइमिंग देखिए 2 घंटा का दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग इसको बारी बारी से ब्रीफली इसको हम लोग कवर करेंगे हर एक प्रश्न को। तो चलिए आपका पहला प्रश्न बिहार दरोगा का क्या है कि शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो चलिए फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो हम लोग सभी जानते हैं ये 4 वेद हैं हमारे, चारों वेद का यह नाम दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अथर्ववेद हो जाएगा, कि जो कि शौनक तथा पेपलाद शाखाएं अथर्ववेद से संबंधित है। और इसके बारे में कुछ और जान लीजिए अथर्ववेद के बारे में, कि इसमें जो है कुल दोस्तों 731 जो है आपके मंत्र दिए गए हैं और इसमें 6000 जो है आपके पद हैं। कितने हैं? 6000 पद हैं। और अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा किया गया था? इसकी रचना जो किया गया था वो अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया था। तो इसके रचनाकार है अथर्वा ऋषि जी। और जान लीजिए कि औषधि का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। किसका? औषधि का उल्लेख। ये सभी आपका पॉइंट जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ जान लीजिए, जो अथर्ववेद में जो परीक्षित को है जो कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको? परीक्षित, राजा परीक्षित है, उन्हें कुरुओं का राजा किया गया है, कहा गया है। तो और इसमें जो आपका अथर्ववेद में क्या क्या मिलता है आपको? मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है इसमें। तो ये सभी जो है फैक्ट्स आपके अथर्ववेद के बारे में थे। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, संस्कृत साहित्य में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किनके द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास तो किया गया था दोस्तों कल्हन के द्वारा। तो कल्हन यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और कल्हन जो है जो राजतरंगिणी पुस्तक है कल्हन के द्वारा लिखा गया, उसके लेखक है, क्या नाम है इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और आप जान लीजिए और जो है अर्थ जो चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे। कौन सा? अर्थशास्त्र। और जो पाणिनि है पाणिनि वो लिखे हैं अष्टाध्याय। क्या लिखे हैं? वो अष्टाध्याय पुस्तक लिखे। अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक जो है वो पाणिनि है। तो ये सभी आपको फैक्ट्स जो है जान लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कल्हन। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों लोथल से। और कहाँ से हुए हैं? वो हुए हैं चनहुद्रो से। इन दोनों जगह से। तो लोथल और चनहुद्रो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। और जान लीजिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका खोज कब हुआ था? वो हुआ था 1921 ईस्वी में। और किसने किया था? वो किए थे दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी इसका करेक्ट ये हो जाएंगे 1921 ईस्वी में। तो चलिए अब नेक्स्ट और आपका क्या है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसके परंपरा के अनुसार जो है स्तूपों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 5 श्रेणी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जान लीजिए वो पांचों श्रेणी कौन कौन सा है। तो पहला आपका है अवशेष स्तूप, इसका पहला हो गया अवशेष स्तूप। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आपका वस्तु स्तूप। तीसरा आपका हो जाएगा आपका स्मारक स्तूप।
चौथा आपका हो जाएगा प्रतीकात्मक स्तूप, और आपका पांचवा हो जाएगा आपका मन्नत स्तूप। तो ये जो है 5 श्रेणी में बांटा गया है मौतबट के परंपरा के अनुसार स्तूप को। तो यानी ऑप्शन सी इसका 5 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था 1347 ईस्वी में। और जो है किसने किया था इसका स्थापना? इसका क्या था, अलाउद्दीन बहमन ने स्थापना किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1347 ईस्वी। और जान लीजिए दोस्तों 1336 ईस्वी में जो है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। किसका? विजयनगर। और कौन इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे आपके हरिहर एवं बुक्का, जिन्होंने 1936 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। हरिहर एवं बुक्का दोनों ने। छठा नंबर प्रश्न आपका है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में क्या था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है चेतक जो था दोस्तों ये था घोड़े का नाम था। किसका नाम था? घोड़े का नाम था। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि चेतक, बहुत लोग इसका आंसर दे देंगे, लेकिन जो है हाथी का नाम राम प्रसाद था और घोड़े का नाम चेतक था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ये भी आप जान लीजिए। इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी को, और ईस्वी था आपका 1597 ईस्वी को। 19 जनवरी 1597 ईस्वी। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था। तो ये सभी फैक्ट्स हैं आपके महाराणा प्रताप से रिलेटेड। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो भैरोवाल की संधि जो हुआ था वो 1846 ईस्वी में हुआ था, और उस डेट का नाम है आपका 22 दिसंबर। तो यानी 22 दिसंबर 1846। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये संधि हुआ था वो किसके बीच हुआ था? 22 दिसंबर को भैरोवाल की संधि वो हुआ था आपका अंग्रेज के बीच और सिखों के बीच। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 22 दिसंबर 1946, और अंग्रेज और सिखों के बीच भैरोवाल की संधि हुआ। नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न है, 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था? तो दिल्ली दरबार के घोषणा में विभाजन रद्द ये भी शामिल था, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना ये भी शामिल था, बिहार राज्य की स्थापना जिनमें उड़ीसा भी शामिल था। ये तीनों जो है 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में शामिल था। सो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह जो है किसकी अध्यक्षता में दिल्ली दरबार के घोषणा हुआ था? वो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के अध्यक्षता में यह दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। 9वां है कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना इनमें से किए थे हृदयनाथ कुंजरू जी ने। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो है स्थापना हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों? वो इलाहाबाद में हुआ था। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित नहीं है? यानी ये 4 में से आपका जो है आपका एक जो है आपका गलत सुमेलित है। तो चल बताइए फटाफट दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी आपका सही है, सुमेलित है। दूसरा है आपका कोलाचेल का युद्ध 1741, ये भी आपका सही सुमेलित है। खुर्दा का युद्ध 1795, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन रुहेले का युद्ध जो है 1772, यह सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यह गलत आंसर है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न देखिए, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1 का 11वां नंबर प्रश्न क्या है आपका कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो उनको रखा गया था दोस्तों आगा खां महल में, कस्तूरबा गांधी को कैद करके। कब रखा गया था उनको? 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसाद को जो दोस्तों है वो बांकीपुर जेल में रखा गया था। किनको? राजेंद्र प्रसाद को। ये भी आप जान लीजिए जब इससे रिलेटेड प्रश्न आया है तो। उसके बाद आपका क्या है आपका 12वां नंबर प्रश्न, कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है?
कंध विद्रोह का संबंध जो है आपका भारत के ओडिशा राज्य से है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद इस विद्रोह के जान लीजिए नेता कौन थे। इस विद्रोह के नेता थे चक्र बिसोई। कौन थे? चक्र बिसोई थे। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 13वां नंबर प्रश्न है आपके, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो शामिल किया गया था दोस्तों 2023 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए आपका जो है 2016 में किस स्थल को शामिल किया गया। वो स्थल का नाम है दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। और आपका नेक्स्ट आपका 2020 में जो किसको शामिल किया गया था दोस्तों, ये तो नहीं, लेकिन 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया था। और 2012 में जो है आपका पश्चिमी घाट को शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2023 इस वर्ष जो है शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इससे रिलेटेड कुछ और जान लीजिए, एक जो लाल किला जो दिल्ली में है दोस्तों, उसको कब शामिल किया गया था? वो किया गया था 2007 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग इतने फैक्ट्स जान लिए। तो 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में स्थित है। तो चेन्नई यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 की रिंग गार्ड एंड बैक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह जो है आपके बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। यह जो है रिंग गार्ड और बैक बोर्ड नामक शब्द। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए भारत में जो है सर्वप्रथम बास्केटबॉल कब खेला गया था? आप फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, बताइए भारत में सर्वप्रथम बास्केटबॉल कब खेला गया? तो यह खेला गया था दोस्तों 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 16वां नंबर प्रश्न, समेकित निर्देशित प्रेक्षापास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गए थे? तो यह रखी गई थी दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 आपका, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है? तो एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न की भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है तीनों चीज जो है आते हैं दोस्तों वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्रक यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और जान लीजिए इसमें प्राथमिक क्षेत्रक जो दिया गया है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों कृषि आते हैं, उसके बाद आ जाते हैं आपके पशुपालन आ जाते हैं, नेक्स्ट आपके आ जाते हैं वन उद्योग आ जाते हैं, और चौथा आपका जो है मत्स्य पालन आ जाते हैं। ये सभी जो है आपके कृषि जो प्राथमिक क्षेत्रक से आ जाते हैं, कृषि, पशुपालन, वन उद्योग और मत्स्य पालन। और द्वितीय क्षेत्रक से आप तो देख ही लिए विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति। और तृतीय क्षेत्रक से क्या क्या आ जाते हैं? पहला आ जाता है आपका व्यापार आ जाएगा तृतीय क्षेत्रक से, और आ जाएगा आपका होटल आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में, तीसरा आ जाएगा आपका रियल एस्टेट हो जाएगा, ये सभी तृतीय क्षेत्रक। पांचवा जो आ जाएगा आपका, चौथा जो आ जाएगा आपका सार्वजनिक प्रशासन आ जाएगा, जो है आपका सभी तृतीय क्षेत्रक से आएंगे। तो चलिए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक के बारे में हम लोग कुछ जान लिए। और 19वां नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो VKR राव द्वारा किया गया था वैज्ञानिक आधार पर गणना वो 1931 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर प्रश्न कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? तो 100% नहीं है, बताइए। कृषि में तो दोस्तों 100% है, खनन भी आपका 100% है, और संचार में भी जो है आपका 100% है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा। लेकिन जो पेंशन है आपका उसमें 100% नहीं है। इसमें कितना है दोस्तों? इसमें मात्र 49% अप्रॉक्स है, लगभग 49% ही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वां नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है आपका,
विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। तो है आपका अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा करना, यह शामिल है। ढांचागत सुविधा विकसित करना, यह भी शामिल है। विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, यह भी शामिल है। लेकिन 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, यह जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में शामिल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है आधार के रूप में स्वीकार किया था निर्धनता के पहचान के लिए। तो फटाफट दोस्तों इसका कमेंट में आंसर दीजिए। इस समिति का नाम है आपका दोस्तों सचिव सुरेश तेंदुलकर समिति। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में। जो इसका गठन किया गया था वो किया गया था 2005 ईस्वी को गठन किया गया था। और ये जो है रिपोर्ट अपना कब प्रस्तुत किया था दोस्तों? यह 2009 ईस्वी को प्रस्तुत किया था अपना रिपोर्ट। और इसमें जो लिखा गया था कि समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु नए फॉर्मूलों को अपना आधार बनाया है, उसका नाम था कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23वां है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो ये देखिए आपके करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आ गए। तो ये हाल ही के एकदम करेंट अफेयर है आपके कुछ दिन पहले के। तो फटाफट दोस्तों बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए। जो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस बना था 2025 को 76वां, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? उसमें शामिल हुए थे प्रबोवो सुबियांटो। तो प्रबोवो सुबियांटो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मुख्य अतिथि थे वो थे आखिर कौन? वो थे दोस्तों आपके राष्ट्रपति थे, इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। तो राष्ट्रपति आपके हो गए इंडोनेशिया, यह याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? नाम इनका प्रबोवो सुबियांटो। तो प्रबोवो सुबियांटो जो है वो चौथे राष्ट्रपति हैं। क्या में चौथे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिए। और भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के मुख्य अतिथि थे। तो ये सभी आपका जान लीजिए। और 2025 जो गणतंत्र दिवस था, 76वां गणतंत्र दिवस बना, उसका थीम क्या था? उसका थीम था दोस्तों स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। यह थीम था 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का। तो चलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो गया, मुख्य अतिथि थे प्रबोवो सुबियांटो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न की 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो भारत को जो कुल दोस्तों 33वें ओलंपिक खेल में 6 पदक प्राप्त हुए हैं, जो कि आपका 23 जुलाई से लेकर आपका कितने तक 11 अगस्त तक आपका यह चला था आपका 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें 6 में क्या क्या दोस्तों जीता है? एक आपका सिल्वर भारत ने जीता है और आपका 5 जो है आपका ब्रॉन्ज जीता है। टोटल आपका मिला के 6 पदक जीता है भारत ने। नेक्स्ट आपका 25वां नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो राजस्व घाटा जो है कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? वो है 1.8%, 1.8%। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26वां की केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो मनरेगा हेतु दोस्तों 86,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया केंद्रीय बजट 2024-25 में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? मोहन चरण मांझी विधानसभा चुनाव के बाद वो नियुक्त हुए हैं दोस्तों ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम नियुक्त हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न की 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है कजाकिस्तान में। सो ऑप्शन नंबर सी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए इसमें जो है बेलारूस जो है इस एससीओ का जो है नया सदस्य बना है। कौन सा?
बेलारूस एससीओ का नया सदस्य देश बन गया है। और वर्तमान में एससीओ में कुल कितने देश हैं? इसमें कुल आपके 10 दोस्त हैं, 10 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आपका 29 है कि निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? तो रुद्रम 1 जो है एक मिसाइल का नाम है, रुद्रम 1, जिसे भारत ने हाल ही में अपने विदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। और इसका निर्माण जो है रुद्रम 1 का वो किया है डीआरडीओ ने दोस्तों। कौन है? डीआरडीओ, जो कि भारत का एक संस्था है। और इससे जो है 500 मीटर से 15 किलोमीटर के अलग अलग ऊंचाइयों से परिक्षेपित किया जा सकता है। यह है आपका रुद्रम 1 का खासियत। नेक्स्ट है 30वां कि विश्व प्रेस सूचकांक जो है स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का पोजीशन है दोस्तों 159वां स्थान है। और जो है इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? फटाफट दोस्तों कमेंट में दीजिए आंसर। जो 159वां ऑप्शन बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का स्थान। जो प्रथम स्थान पर है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, उस देश का नाम है नॉर्वे। और सेकंड पोजीशन पे कौन है दोस्तों? ये भी कमेंट में आंसर दीजिए। तो जो सेकंड पोजीशन पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वो है आपका डेनमार्क। ये दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड में है। पहला पे नॉर्वे है और दूसरा पे आपका डेनमार्क है। और 2023 में भारत का स्थान कैमा था दोस्तों? भारत का स्थान था 161वां, जो अब घट के आपका हो गया है 159वां। तो ये भारत के लिए सही है, घट रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट है आपका 31वां नंबर प्रश्न कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है 2024 में? इसमें कुल दोस्तों आपके 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। तो 5 व्यक्ति का नाम आपको फटाफट कमेंट में आंसर में बताइए दोस्तों, कौन वो 5 व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 ईस्वी में। तो चलिए पहला जो आपका हो जाएंगे उनका नाम है आपके कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दूसरे नाम है आपके दोस्तों लाल कृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएंगे। तीसरे हो जाएंगे आपके चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चौथे आपके हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे चौथा। और पांचवा जो हो जाएंगे पी.वी. नरसिम्हा राव हो जाएंगे दोस्तों। ये पांचों जो है आप इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 5। 32 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा? वो हुआ है 139 व्यक्तियों को। और इसमें जो है आपका 7 जो है पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। कितना? 7 जो है आपका पद्म विभूषण और 19 जो है पद्म भूषण और 113 जो है आपके पद्मश्री, ये तीनों जो है शामिल हैं आपके 139 व्यक्तियों में। 33वां है आपका भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? उस तिथि का नाम है दोस्तों 25 जून। इस दिन जो है संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न क्या है? होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? होपेक्स, तो होपेक्स सैन्य अभ्यास जो आयोजित किया गया है वो किया गया भारत के बीच, और अगला देश का नाम है वो मिस्र है। इन दोनों देशों के बीच जो है होपेक्स सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो कब आयोजित किया गया था होपेक्स? ये किया गया था दोस्तों जून 2024 में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां व्यास सम्मान जो है सूर्यबाला को प्रदान किया गया है। तो सूर्यबाला यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36 बी पार्ट ऑफ द प्लेन थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? इस थीम के साथ दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है बी पार्ट ऑफ द प्लेन के थीम के साथ। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व पृथ्वी दिवस जो है
वो उसका थीम क्या था दोस्तों, बताइए फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग सभी जानते हैं, उसका नाम है प्लेनेट वर्सेज प्लास्टिक, इसका थीम था। और विश्व स्वास्थ्य दिवस का क्या था दोस्तों, उसका था माई हेल्थ माई राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विश्व जैव विविधता दिवस, बी पार्ट ऑफ द प्लेन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 37 से हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। इस राज्य का नाम है दोस्तों गुजरात। इस राज्य में अंबाजी मार्बल टाइप व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38वां की 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 23 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। वो दोस्तों हुई है दर्ज वृद्धि 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 38 नंबर प्रश्न का। 39 से हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है। नंजरायन पक्षी उद्यान का संबंध दोस्तों तमिलनाडु से है। तो तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 है कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने दोस्तों 2028 ईस्वी तक जो है चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2028 ईस्वी। 41 है कि 46वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो 96वां ऑस्कर अवार्ड में ओपेनहाइमर जो है इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, 96वां ऑस्कर अवार्ड का वो हुआ था लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया गया था, ये भी जान लीजिए आप। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर प्रश्न की किस राज्य द्वारा विविध विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है। तो वो शुरुआत किया गया है तो दोस्तों झारखंड राज्य के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड 42 का। 43 नंबर प्रश्न देखिए कि सार्थक खंड बनने वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं। तो आपके हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण से रिलेटेड ये सभी प्रश्न आ गए 43 नंबर से। तो सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से कहलाते हैं दोस्तों यौगिक। यौगिक यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 43 का। 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक ही कहलाते हैं, ये जान लीजिए। इत्यादि का सही विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद सही सा बताना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका इति प्लस आदि, यह सही संधि विच्छेद है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप पे पुण्य में जो है दोस्तों वो है आपका द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर इसका द्वंद्व यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है। तो हथेली पर नहीं जमती जो सरसों है उस मुहावरे का सही अर्थ बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका जो सही अर्थ है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, यानी कि काम के लिए समय चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है ट्रू है शुद्ध है, आपको बताना है करेक्ट है। जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों कि आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यह सही शुद्ध वाक्य है। सो ऑप्शन नंबर सी है इसका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 है फिल इन द ब्लैंक्स आर यू रियली डिजायर्स विजिटिंग जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजिटिंग ऑफ जापान, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस इंग्लिश व्याकरण से रिलेटेड इन दिस ग्रामर से रिलेटेड सभी प्रश्न आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए 48 का राइट आंसर होगा। 49 है आपका कि चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। तो भूगोल सीखना कठिन है, तो भूगोल सीखना कठिन का आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भूगोल सीखना कठिन है का इंग्लिश। 50वां नंबर प्रश्न है चूज द ऑप्शन वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो ऑप्शन जो है आपका वो जो ऑपोजिट वर्ड है वो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। गॉर्जियस का आपका ऑपोजिट वर्ड यानी उल्टा शब्द बताना है। इसका हो जाएगा दोस्तों गॉर्जियस शब्द का अर्थ होता है भव्य या शानदार, तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा प्लेन होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका प्लेन ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो गया।
51 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो इनमें से दोस्तों कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 को गवर्नमेंट एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी 51 का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। 52 नंबर प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं एस.सी. मुखर्जी थे। सो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्या है 53 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्व को लिया गया है। तो न्याय के तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? वो लिया गया है आपके रूसी क्रांति से। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर क्या है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी आशय के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 54 का वो हो जाएगा बी अनुच्छेद आपका 20 का 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, बी अनुच्छेद 2 का 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। तो यह उल्लेख किस में वर्णित है? तो यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है अनुच्छेद जो है संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य के लोकसभाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो अनुच्छेद 50 ये भी जान लीजिए। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 55 नंबर प्रश्न का। 56 है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा जो है आपका फॉल्स कथन है, ये आपको बताना है। तो जो आपका फॉल्स है आपका कि मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है निम्न सदन तक सीमित रहती है, यह गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य जो है निम्न सदन यानी लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदन के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, जो कि संविधान के संबंध में जो संसद के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सचिवालय के संबंध में जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट बताना है। क्या जो है सरकार से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है? सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के जो संविधान है उसका अनुच्छेद 98 में दिया गया है। इसके तहत कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है, जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। तो ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 98 में। तो अनुच्छेद 98 इसका याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 57 का। 58 में देखिए 58 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो चलिए पहला है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जो है वित्तीय समिति से है रिलेटेड, सो इसका पी का 1 हो जाएगा। दूसरा है विभागीय समिति। विभागीय समिति जो है स्टैंडिंग समिति से इसका रिलेटेड है, तो स्टैंडिंग समिति यानी कि क्यू का आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है याचिका समिति। याचिका समिति का संबंध है कार्यकारी समिति से, सो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आर का 2 से। नेक्स्ट आपका लास्ट बचिए एस जो है स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति, तो इसका जो संबंध है वो लास्ट बचा तदर्थ समिति यानी कि 3 से। तो पी क्यू आर एस क्या क्या हो गया 1 4 2 3। सो ऑप्शन नंबर इसका डी में देखिए 1 4 2 3 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टिक लगा लीजिए डी पे। 59 है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो यह दोस्तों है कश्मीरी भाषा को नहीं जोड़ा गया है, बाकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मूल संविधान में कितने भाषाएं थी दोस्तों? वो थी आपकी 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? वो है टोटल 22 भाषाएं हैं मूल संविधान में। और
जान लीजिए 21 में जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, उसमें जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा? सिंधी भाषा को। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ भी था आप लोगों ने जान लिया कि पहले 14 थे, अब 22 भाषा है वर्तमान में। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा कौन आयोग करता है? वो करता है दोस्तों वित्त आयोग। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। यह जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह जो है अनुच्छेद संविधान के 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट आपका 61 नंबर प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो सबसे बड़े खंड को समय का जो होता है उसे कहते हैं ईओन। तो ईओन यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है चट्टानों से बना हुआ नहीं है? इन 4 में से एक जो है चट्टान से बना हुआ ग्रह नहीं है। तो इसमें बुध, शुक्र और मंगल दोस्तों जो है चट्टान से बना हुआ ग्रह है, लेकिन शनि चट्टान से बना हुआ ग्रह नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न में आते हैं कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो एशिया में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है उसका नाम है दोस्तों सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर है। सो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताइए दोस्तों कौन सा है? वो दोस्तों चीन है। और एशिया में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो भी चीन है। और सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? वो है आपका मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सभी और फैक्ट्स जान लीजिए। सो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न की बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र। तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। जो बादल की दिशा और गति मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेफोस्कोप। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेफोस्कोप जो है बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है आपका, और देख लीजिए आपका जो स्ट्रेबोस्कोप दिया हुआ है, स्ट्रेबोस्कोप उससे क्या मापा जाता है? इससे आवर्तित गति में घूमने वाली वस्तुओं की चाल मापा जाता है। और ये जो विस्कोमीटर दिया हुआ है इससे जो है द्रव्य की संयंत्रता ज्ञात किया जाता है। और नेक्स्ट जो आपका साइटोट्रॉन दिया हुआ है इससे जो है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में काम आने वाला उपकरण का नाम है साइटोट्रॉन। तो ये सभी जो है फैक्ट्स आप जान गए इस 64 नंबर प्रश्न से रिलेटेड। चलिए 65 नंबर प्रश्न है आपका क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा फॉल्स कथन है? जो फॉल्स कथन है आपको बताना है। तो यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। तो यह कथन सही है दोस्तों। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम जो मरुस्थल है आटकामा मरुस्थल है, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है उसमें से कोई नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों काराकोरम दर्रा है, फिर पंजाल दर्रा है और बनिहाल दर्रा है। लेकिन जो अघील दर्रा है वो दर्रा है वो आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अघील दर्रा। तो अघील दर्रा और जोजिला दर्रा जो कहाँ है दोस्तों? यह लद्दाख में। यह जान लीजिए यह जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है 67 नंबर प्रश्न की सिंधु नदी घाटी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से बताना है। वो है दोस्तों चिनाब नदी है, सिंधु का सबसे बड़ी सहायक नदी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चिनाब। नेक्स्ट आपका क्या है, और चिनाब नदी जो है उसके बाद फिर पंजाब में यह गहरा गार्ज बनाती है चिनाब नदी एवं अखनूर के निकट मैदान में यह प्रवेश करती है। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर प्रश्न की इनमें से कौन सा कथन ट्रू है? ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, यह ट्रू स्टेटमेंट है। NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी ट्रू है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, ये भी ट्रू है। सो इनमें से सभी जो है सही कथन है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
69 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान NEERI की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 1958 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों स्थापना का? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था, पहला तो आपका वाटर सप्लाई, उसके बाद था इसका सीवरेज प्लान था, और तीसरा जो आपका था इसका स्थापना का उद्देश्य कि औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों को रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। NEERI का स्थापना का यही 3 उद्देश्य था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका स्थापना हुआ 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट 17वां नंबर प्रश्न है कि वन जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो वन जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या इनमें से है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार में। ना ही महाराष्ट्र में है इनमें से, ना ही मध्य प्रदेश, ना ही गुजरात। अंडमान एवं निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और जान लीजिए क्यों है, क्योंकि मार्च जो 2023 हुआ था, भारत में कुल कितना है 566 वन जीव अभयारण्य है, और इसमें जो सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार का है उसमें कितना है 96 है अंडमान निकोबार में वन जीव अभयारण्य। और जो है राज्यों में जो सर्वाधिक संख्या है वो किसमें, महाराष्ट्र में है 48 है। किसमें 48 है, महाराष्ट्र में। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है अंडमान एवं निकोबार। 71 है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उस तत्व का नाम है दोस्तों मैग्नीज। मैग्नीज यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है मैग्नीज। और कितना, और उसके बाद जान लीजिए क्या है जो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है उस तत्व का नाम है दोस्तों कैल्शियम। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मोर मात्रा में। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किए थे दोस्तों डी ब्रोगली ने, इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति के खोज। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है, और यह जो है घटता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार जो होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा 74 नंबर प्रश्न का। 75 है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट जो है लोहा धातु का अयस्क है। सो लोहा यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 है कि निम्नलिखित में से किसे जो है रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो रोमन विट्रोल जो कहा जाता है वो हरा कशिश को कहा जाता है, हरा कशिश यानी कि ग्रीन विट्रोल। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे जो है रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका 77 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो नोबल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में NTG भी कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। और यह जो है डायनामाइट बनाने के काम में आता है। क्या डायनामाइट बनाने के काम में यह जो तेल आता है नोबल का तेल। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल उपाचय तत्व है? तो सबसे प्रबल उपाचय तत्व यानी कि उपचायक तत्व यानी ऑक्सीडाइजिंग तत्व कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो है आपका फ्लोरीन है दोस्तों। फ्लोरीन यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट 79 नंबर है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो माना जाता है हर्टविग को। हर्टविग यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है आपके DH मार्गन को जो है जीव सिद्धांत किसके, जीव सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। और स्लाइडिन एवं स्वान जो है वो कोशिका किसके, कोशिका के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। और आपके ये हो गया आपके कैरोलस लिनियस, वो माने जाते हैं द्विनाम पद्धति। क्या द्विनाम पद्धति? सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है हर्टविग।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ट्रू है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी ये सभी फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो कहा जाता है गोल्गी काय को। किसको? गोल्गी काय को जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। और इसकी खोज कौन किए थे? वो किए थे कैमिनो गोल्गी, इटली के रहने वाले थे, यह एक वैज्ञानिक थे। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। जीन के अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सिस्ट्रॉन, जीन के कार्य की इकाई को। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 है कि जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है दोस्तों 19:81। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है 19:81। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीव द्रव का जो है 99% भाग, कितना? 99% भाग जो है 4 तत्व से मिलकर होता है। पहला ऑक्सीजन जो है 76% O2, दूसरा आपका कार्बन हो जाएगा आपका कितना? 10.5%, तीसरा आपका H2 हो जाएगा 10% और N2 जो हो जाएगा नाइट्रोजन 2.5%। इन चारों से मिलकर जो है आपका जीव द्रव का 99% भाग बना होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? 84 नंबर प्रश्न कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? लिटिल लीफ यह होता है तांबा की कमी के कारण रोग नींबू में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा तांबा। पर निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु जो है खारे जल में पाए जाते हैं? तो जो है संघ प्रोटोजोआ या संघ पेरोफेरा, यह जो है संघ पेरोफेरा संघ के सभी जंतु जो है खारे जल में पाए जाते हैं। संघ पोरीफेरा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 85 के बाद 86 नंबर प्रश्न। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो निम्नलिखित जो है इसमें से आपके एमीफीबिया या किस वर्ग के बताना है आपको। तो एमीफीबिया वर्ग के प्राणी है दोस्तों। सो एमीफीबिया यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? वो उभयचर होते हैं, ये जान लीजिएगा। जो एमीफीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं वो होते हैं सभी उभयचर, ये फैक्ट्स याद रखिए। 87 निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो है आपका जिब्रेलिन्स यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 88 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है यानी सत्य है? तो इसमें जो है पहला आपका स्टेटमेंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, नेसेसरी है। यह तो सही स्टेटमेंट है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है लाल रंग के प्रभाव में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन जो है ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि इनमें से सभी जो है स्टेटमेंट प्रकाश संश्लेषण के संबंध में सही है। सो ऑप्शन डी इसका 88 का करेक्ट आंसर होगा। 89 देखिए क्या दिया हुआ है कि कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपका। प्रेशर एक अदिश राशि है, आपका स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद है कि कार्य का विमीय सूत्र जो है ml2 के पावर माइनस t⁻² होता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। और समतल कोण का ऐसा मात्रा का स्टेरेडियन होता है, ये भी गलत है, फॉल्स है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ट्रू स्टेटमेंट होगा केवल 1 और 2। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है, तो घर्षण बल के अधीन किया हुआ कार्य जो होता है वो होता है ऋणात्मक। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ऋणात्मक। 91 के भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है। तो फॉल्स स्टेटमेंट है कि इसका कक्ष वेग जो है, कक्ष का वेग ये जो है 8 किलोमीटर जो है पर सेंटीमीटर होता है, या जो है स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, सत्य नहीं है। सो 91 का इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है कथन, यह बताना है।
तो जो सत्य कथन है आपका दोस्तों कि जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 और 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में केवल 2 और 3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 93 नंबर पर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता वो होती है दोस्तों m = 1 बाई आपका बीटा बाई अल्फा। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची को 1 के साथ 2 से मिलाइए, एक तरफ सूची 1 है जो है ये अंदर से है, दूसरे मापा जाता है उससे रिलेटेड है। तो पहला आपका है इंटरफेरीमीटर, तो इंटरफेरीमीटर का जो है संबंध जो है माप जो है समतल ध्रुवीकृत प्रकाशों का घूर्णन का होता है। सो ऑप्शन नंबर तो ए का एस हो जाएगा। दूसरा है आपका कि पेंटोसियोमीटर, पेंटोसियोमीटर जो है विद्युत विभवांतर मापा जाता है, सो क्यू हो जाएगा दूसरा का। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर से जो है आपका विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापा जाता है, सो 3 का आर हो जाएगा। और लास्ट बचा रूलर, रूलर से जो लंबाई मापी जाती है, सो 4 का आपका पी हो जाएगा। तो SQRP इसका कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में SQRP, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 के निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई कुछ वस्तुएं कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है, तो उसका नाम है दोस्तों परावर्तन, वो प्रक्रिया है परावर्तन प्रक्रिया है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, परावर्तन। 96 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए मैथ से रिलेटेड, 96 से 100 पाँचों क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होंगे, तो आप क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व कीजिएगा और इसको बनाइएगा दोस्तों और आंसर मिलाइएगा कि समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद जो है -81वां होगा, तो वो दोस्तों होगा आपका 35वां पद। क्या 35वां पद जब आप बनाइएगा कॉपी कलम लेकर तो आपका 35वां पद आएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है 35वां पद। संख्या 17 की 2 पावर 199 प्लस 11 2 पावर 199 माइनस 7 के पावर -1999 के इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए क्या होगा इकाई के स्थान पर अंक, तो होगा दोस्तों 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 98 है आपका कि 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। जब 80 किलोग्राम वाले भार व्यक्ति एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। तो नया व्यक्ति का भार जो है आपका ज्ञात कीजिएगा, तो वो आएगा आपका 62 kg आएगा, 62 किलोग्राम आएगा आपका आंसर। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 के 1290 रुपये के एक ऋण को 4 वर्ष के भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक जो है 5% हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी, तो प्रत्येक बराबर किस्त जो होगी वो होगी आपका 300 रुपया होगी। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100वां प्रश्न देखिए, इस सेट नंबर 1 का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सीरीज का एडिटोरिया का, कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है, तो ट्रेन की वास्तविक गति थी। तो ट्रेन का जब वास्तविक गति आप निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा मैथ को, तो जो भी 45 किलोमीटर पर आवर आ रहा है जिनका भी, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100वां प्रश्न का। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने 100 प्रश्नों को जो है सॉल्व कर लिया बारी बारी से। ये लास्ट में आपके 5 प्रश्न मैथ से हुए, उसको भी आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा रूम घर पे बैठ के। हमने आंसर इसका सबका बता दिया है। तो दोस्तों हमारा यह जो है दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1 कैसा लगा, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है दरोगा का सेट नंबर 2 लेकर आएंगे एडिटोरिया का। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।